हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। पहले देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम स्टार्टिंग करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, मैथ्स में बोले या तो फिजिक्स में बोले, हम क्यों लाए उसको, ये सीखना बहुत जरूरी है और उसकी क्या डेफिनेशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूला। डेफिनेशन के बेसिस पे ही कुछ फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज होंगे, उसको भी देखेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, भाई जो भी क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन का लगाएंगे उसके लिए मुझे ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखेंगे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ये एक इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और भी प्रोसेस होते हैं, लेकिन हम लोग अभी मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे, जनरल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। उतना इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं कि भाई फिजिक्स में हम अपने क्वेश्चंस को डील कर सके। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी बताऊंगा, और लास्ट में जो फिजिक्स में बहुत जगह पे आपको यूटिलाइज करने को मिल जाएगा वो है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन ही कई स्टेप्स आपको बचाएंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का डेफिनेशन से। यस, एम उपाध्याय फ्रॉम योर फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान। तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश करूं, इंटीग्रेशन का मीन्स मतलब समझाने की कोशिश करूं, तो उसको मैं आपको दो तरीके से समझा सकता हूं। पहला तरीका मैं आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले तरीके में हम क्या बोलते हैं, भाई किसी भी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करके जिस फंक्शन में बदल दिए होते हैं, जस्ट केस की मैं बोल क्या रहा हूं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा कोई फंक्शन है, और इस y इज इक्वल टू एफ एक्स को मैंने डिफरेंशिएट किया। जब डिफरेंशिएट किया दैट इज dy अपॉन में dx निकाला, तो ये मेरा बन गया f डैश x। एक एग्जांपल के थ्रू में मैं अगर तुमको बताऊं तो भाई एग्जांपल के थ्रू में आप ये समझ सकते हो कि y इज इक्वल टू x के पावर 5 अगर कोई फंक्शन है, तो इसको अगर हम dy अपॉन में dx निकाले तो ये मेरा हो जाएगा 5x के पावर 4। डिफरेंशिएशन तो पढ़े हो। तो अब ध्यान देना, डिफरेंशिएशन से मैंने इसको 5x के पावर 4 में बदल दिया, दैट इज fx को हमने f डैश x में बदल दिया, किसके जरिए, डिफरेंशिएशन के जरिए। लेकिन अगर हम चाहें भाई जो फंक्शन हम ये पाए हैं इससे वापस वो फंक्शन पा जाए जिस फंक्शन से इसको लाया गया है, इससे अगर हम इसकी प्रोसेस को उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे, तो हम रिवर्स करने के प्रोसेस को ही बोलेंगे इंटीग्रेशन। इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या नाम दे रहा हूं यहाँ पे, एंटी डिफरेंशिएशन। ये कुछ और नहीं है, कोई नया नाम नहीं है, ये आपका इंटीग्रेशन ही है, इंटीग्रेशन ही है, ये आपका इंटीग्रेशन ही है। It says we can easily simplify in this way, that is the anti-differentiation or the integration is a process in which we again get that function which is initially differentiated। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन की पहली डेफिनेशन अगर मैं तुमको बताऊं तो वो क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ finding original function after differentiation। after what? differentiation। क्लियर है? छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा टिपिकल और रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं है। भाई हमने जो डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन पाया उसको वापस हम लाना चाहेंगे तो हम उसको किससे लगाएंगे, भाई एंटी डिफरेंशिएशन से लाएंगे, दैट इज द इंटीग्रेशन से लाएंगे। तो यही मेरा प्रोसेस हो गया फाइंड करने का ओरिजिनल फंक्शन को वापस से डिफरेंशिएशन के बाद। तो वो कौन बताएगा, भाई मेरा एंटी डिफरेंशिएशन बताएगा। तो ये पहली डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, जो जनरल डेफिनेशन होती है एंटी डिफरेंशिएशन की, दैट इज अ इंटीग्रेशन की। एक बात और सुनो, इंटीग्रेशन के लिए हम लोग कुछ सिंबल यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि क्या सिंबल यूज करते हैं, जस्ट केस की भी आप जानते हो कि dy अपॉन में dx जिस फंक्शन के साथ लगा रहता है ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ ये होता है। और ये अगर मेरा f डैश x डॉट dx के साथ लगा हुआ, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मेरा फंक्शन जिसमें चेंज हो रहा है उसी के चेंज में हम उसको वापस इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इसको वापस इंटीग्रेट किए तो ये मेरा वापस से एफ एक्स बन गया।
तो यही चीज मैंने ऊपर डेफिनेशन से लिखी है और मैंने यहाँ आपको एक एग्जांपल से बताया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये बात क्या है भाई कि डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन को वापस इंटीग्रेट करने पे उसी के रेस्पेक्ट में डीएक्स के ही रेस्पेक्ट में हम वापस से वो ओरिजिनल फंक्शन पा जाते हैं। किसके जरिए? इंटीग्रेशन प्रोसेस के ही जरिए हम लोग इसको कैपिटल आई से भी नोटेट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी। अब सेकंड डेफिनेशन पे चलते हैं। जो सेकंड डेफिनेशन आपका कहीं ना कहीं ग्राफिकल व्यू है, ध्यान देना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके फिजिक्स में कई जगहों पे देखने को मिलेगी। तो ध्यान देना, सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, लिख तो लिए होंगे और समझ तो लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने कर दिया इसको इरेज और मैं अब एक बनाऊंगा एक कर्व जो कि कोई फंक्शन का होगा। जो फंक्शन मैं यहाँ पे अगर लूं तो कुछ भी ले सकता हूँ, कोई फाउंडेशन नहीं है। जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स मैंने कोई फंक्शन लिया, जस्ट केस की भी इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बना, कुछ इस तरीके का बना। जस्ट केस कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बना। सर यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है? ये y है और ये आपका x है। तो ये ग्राफ कुछ मेरा इस तरीके का बना। अब ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन और क्या हमको समझाता है और क्या हमको सिखाता है। देखिएगा, इस ग्राफ को अगर हम किसी दो बाउंडेड रीजन के बीच में बोल दे, जैसे कि मैं बोल दूं अगर कि भाई x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी तक हम इस ग्राफ को कंटिन्यूअसली डिफाइन कर रहे हैं और फिर मैं कहूं कि भाई इस ग्राफ के अंदर में जितना भी एरिया होगा उसको आप बताइए। जितना भी एरिया मतलब कौन सा बच रहा है भाई? ये ही पार्टिकुलर पूरा एरिया बच रहा है, ये पार्टिकुलर एरिया आ रहा है। तो इसी एरिया को निकालने का एक प्रोसेस अगर मैं कहूं तो वो मुझे इंटीग्रेशन भी बताता है। इट्स इंटीग्रेशन के जरिए अगर हम fx को dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, लेकिन ध्यान देना रीजन जो होगा वो मेरा बाउंडेड होगा। दैट इज हम यहाँ पे जो लिमिट रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्या? लोअर लिमिट, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्या? अपर लिमिट। तो जो यहाँ पे मैं लिमिट रखूंगा वो मेरा लोअर लिमिट है, दैट इज पहले की जो लिमिट है वो मेरी x के लिए क्या है? a। अब पॉइंट समझना कि भाई डेल x यहाँ पे लिया है हमने, डेल y नहीं लिया है हमने। डेल x फंक्शन को मैं बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, ये देखिएगा छोटे छोटे पार्ट्स में जो बना हुआ है उस छोटे छोटे पार्ट्स को टोटल एरिया में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो वहां पे जो हमने चेंजेस लाई है वो डेल x में चेंजेस लाई है dx पे, और उसी लिए मैं जो लिमिट रखूंगा वो भी dx के रेस्पेक्ट में, दैट इज x का ही एक फंक्शन रखूंगा। जिसमें मैंने फंक्शन चेंज किया उसी में हम अपने लिमिट्स को भी रखेंगे। ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई मेरा ये y की वैल्यू है मान लो c और ये y की वैल्यू इधर है मान लो d, तो हम लिमिट c और d लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमने फंक्शन को dx के रेस्पेक्ट में चेंज कराया है तो dx के रेस्पेक्ट में उसकी लिमिट लिया जाएगा। तो ये मेरा लिमिट हो गया a और अपर लिमिट हो गया क्या? b। तो इस तरीके से ये जो आप सॉल्व करके निकालोगे बाद में, भाई प्रोसेस को मैं बताऊंगा कि कैसे निकालना है। ये जो निकालोगे आप बाद में, यही आपका होगा एरिया अंडर कर्व एरिया अंडर कर्व fx y is equal to fx for bounded region x is equal to a to b। ध्यान दीजिएगा, बिना बाउंडेड रीजन का तो हम एरिया निकाल नहीं पाएंगे, तो भाई यही सी बात है, लिमिट हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो दो डेफिनेशन मैंने तुमको बताई इंटीग्रेशन की। भाई ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम इंटीग्रेशन को क्या सीख रहे हैं कि भाई किसी भी कर्व के अंदर का जो पार्टिकुलर बाउंडेड रीजन का एरिया होता है उसको निकाला जाता है किसके जरिए? इंटीग्रेशन के जरिए। तो ये बात हमारे माइंड में तक पहुंच चुकी है और इसी के बेसिस पे मैं तुमसे बोलूं कि भाई इंटीग्रेशन भी मेरा अब कितना हो गया? दो तरीके का हो गया। एक्सटेंस से एक इंटीग्रेशन जो मैंने आपको पहले वाला बताया था कि जिसमें आप डायरेक्ट फंक्शन को पाते थे डिफरेंशिएट करने के बाद वाले बात को फिर से इंटीग्रेट करने पे, तो वो जो डेफिनेशन है
वो जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और ये जो मैं आपके सामने लाया हूं ये आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन है। इट सेंस मैं आपको ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन प्रोसेस का भी 2 प्रोसेस हो गया, या तो मैं सीधे बोलूं कि भी इंटीग्रल का भी 2 प्रोसेस हो गया। इंटीग्रल बोलूं मतलब कि वो जो फंक्शन को जो हम इंटीग्रेशन के जरिए इंटीग्रेट करेंगे, पॉइंट समझिए, तो मैं सीधे बोल दूं कि भाई मेरा जो ये इंटीग्रेशन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हम कोई लिमिट, कोई पार्टिकुलर बाउंड्री रीजन का जिक्र नहीं करते हैं। इट्स सेंस इसको हम सिंपली f(x) dx के जरिए बता सकते हैं, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करने पे जैसे कि मुझे जो फंक्शन मिलेगा, जैसे कि वहां मैंने c नहीं लिखा था, अगर मैं जिसको डिफरेंशिएट करने पे मुझे जो फंक्शन मिलेगा, जस्ट केस कि मुझे gx मिला और gx के साथ मुझे c ही मिलेगा, और ये c है मेरा एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की बहुत कहानियां हैं, मैथ्स में होते तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता, बट अभी मैं इसके बारे में और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको दूंगा इस c के बारे में। फिलहाल इंटीग्रेशन को मैंने दूसरे पार्ट्स में भी डिवाइड किया है। जिस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं क्या, जिस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग लिमिट को करेंगे फिक्स। ये मेरा हो गया f.dx, ये मैंने लिमिट को कर दिया फिक्स, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू, सॉरी मैं डिफरेंशिएट बोल रहा हूँ, इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू आपकी c के साथ में नहीं रहेगी, वो वैल्यू आपकी किसके साथ नहीं रहेगी, c के साथ में नहीं रहेगी। ध्यान दीजिए, ये मैंने देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करना मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। प्रोसेस तब तक ये तो मैंने डेफिनेशन और क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तो ये थी आपकी डेफिनेशन किसका, इंटीग्रेशन का, और डेफिनेशन के बेसिस पे ही मैंने इंटीग्रेशन को 2 क्लासेस में डिवाइड भी कर दिया है। पहला क्लास आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा क्लास आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हम लोग भी क्या करते हैं भी वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, और डेफिनिट के लिए भी क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं, अभी तो मैं आप लोगों ने डेफिनेशन देख लिया है, अब कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलाज को भी देख लेते हैं। देन स्टूडेंट कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिखा हुआ है, फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूलाज को आप लोग फटाक से नोट कर लीजिए। पहला फॉर्मूला भी x के पावर n का जो मैं करूंगा इंटीग्रेशन, वो मेरा आएगा x n+1 अपॉन में n+1। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल करने का सेंस ये कि भी मैं अगर x के पावर 5 dx का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो वो मेरा वैल्यू क्या दे देगा भाई, x 5+1 अपॉन में 5+1। लेकिन c को मत भूलिएगा, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट नहीं कर रहे हो। तो ये एक एग्जांपल हो गया भी, इसका वैल्यू तुमको समझ गए होगे कि भी x के पावर में 6 अपॉन में 6 प्लस c हो गया। तो भी इस फॉर्मूला पे मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया है। दूसरा फॉर्मूला मेरा अगर 1/x.dx है और उसका log x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको काम आएंगे। तो 1/x का dx आप जो ये फॉर्मूला करोगे, कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि सर हम क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते x के पावर -1.dx जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे। तो भाई ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला फिर आप अगर यहाँ पे लगाओगे कहोगे सर हम ऐसा करने के बाद ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, और जब ये आप फॉर्मूला लगाओगे तो देख लो आपके सामने क्या मिल रहा है, आपके सामने मिल गया क्या, आपके सामने देखो वो फंक्शन भी गायब हो गया, एक तरीके से आपकी वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसका वैल्यू log x लिखेंगे। दूसरा फॉर्मूला भी, अब तीसरा फॉर्मूला आपका a के पावर x का, a के पावर x का एक डेमो में अगर दूं आपको तो भाई 4 के पावर x.dx कुछ इस तरीके का फंक्शन अगर आपके पास है, ये 4 है, और तो इसको आप क्या करोगे, 4 के पावर x ही रहने दो, लेकिन जो ये log में नीचे आपको लिखना पड़ेगा log e के पावर 4 प्लस तो लगा नहीं पड़ेगा। तो ये एक डेमो हो गया इस फॉर्मूला का। बाकी सारे फॉर्मूलाज है, कुछ बहुत होते तो है, बहुत ढेर सारे फॉर्मूला, मैं सारे फॉर्मूला को लिख नहीं पाया हूँ, जितना लिख पाया हूँ उसको आप अपने कॉपी में फटाक से लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। तो आई थिंक लिख लिया होगा। चलिए अब हम अपने थर्ड दैट इज थर्ड पॉइंट तक चलते हैं, दैट इज
प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको समझना करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, चाहे इंडेफिनिट बोलूं या तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डेफिनेट के लिए भी यूज हो जाएंगी। तो चलो देखते हैं, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, चलो देखते हैं भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की क्या प्रॉपर्टी है। तो भाई प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो एक डेफिनेशन से ही निकली हुई है, जो आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया। वो डेफिनेशन क्या था कि भाई जब आप डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे तो वो वैल्यू आपका वही फंक्शन दे देगा प्लस कांस्टेंट के साथ। यहाँ पे वेयर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड जो आपका ये एफ डैश है वो क्या है आपका dy अपॉन में dx है। आई थिंक आप इस बात को समझ गए, क्लियर है भाई। इसका मैं तुमको अगर मैं एग्जांपल, चलो मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई। y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5, ये मेरा एक फंक्शन है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मैं क्या पा जा रहा हूँ 5x के पावर 4 पा जा रहा हूँ। अब मैं इसको एंटी डिफरेंशिएट करूं, दैट इज इंटीग्रेशन करूं, किसको मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएशन, दैट इज इंटीग्रेशन, इसको करूंगा, इसको नहीं, इसको कर रहा हूं। जब मैं इसको करूंगा इट सेंस मैं अब क्या ला रहा हूं 5x के पावर 4 डॉट dx, इसको कर रहा हूं। तो ध्यान देना ये 5 तो मेरा कांस्टेंट है, जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर निकल जाता था वैसे एंटी डिफरेंशिएशन में भी बाहर निकल जाएगा। तो भी मेरा 5 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया x के पावर 4 डॉट dx। क्लियर है, क्लियर है। देन नाउ अब क्या करेंगे भाई, 5 तो है ही। अब ये आपका बेसिक फॉर्मूला, कौन सा बेसिक फॉर्मूला अभी मैंने तुमको बताया, n+1 अपॉन में n+1 किसका फॉर्मूला होगा, ये x के पावर n और dx का फॉर्मूला होगा, प्लस c तो लगेगा ही नहीं। तो x के पावर 4+1 अपॉन में 4+1 प्लस c, इट सेंस 5x के पावर 5 अपॉन में 5। Then 5 will be cancel out each other and we get x के पावर 5 प्लस c। ये देखो मेरा वो फंक्शन मिल गया जिस फंक्शन से मैं स्टार्ट किया था, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज मुझे मिली हुई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कांस्टेंट बोलते हैं। अब इस कांस्टेंट की जगह पे मेरा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब कोई भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। इसीलिए ये इसका एक छोटा सा आप समझ सकते हो कि ड्रॉबैक भी बोल सकते हो या लिमिटेशन भी बोल सकते हो कि हम लोग एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पा सकते। हाँ, उस फंक्शन का जो एक डायमेट्रिकल व्यू है, एक सिस्टमेटिक व्यू है, दैट इज एक जो आपका वो फंडामेंटल फंक्शन है, उसको जरूर पा जाएंगे। मतलब मैंने क्या कहा, मतलब मैंने ये कहा कि देखो जैसे कि यहाँ पे c की जगह पे कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे अगर c की जगह पे 100 कर दूं तो मेरा तो ये c है, c की जगह पे यहाँ तो कुछ भी हो सकता था। अब ये 100 पाने के लिए मैं इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा, तो ये चीज मतलब ये c की जगह पे मेरा कुछ भी हो सकता है और मुझे वो अगर नहीं पता हो, जैसे कि यहाँ पे तो मुझे पता था कि भाई मेरा केवल x की पावर 5 है, अगर मुझे ये नहीं पता होता कि मेरा x की पावर 5 है तो मैं कैसे निकालता। अगर यहाँ पे मेरा होता x के पावर में x प्लस 10 होता, जस्ट गेस की भी x पावर 5 प्लस 10 होता, तो मैं डिफरेंशिएट तो किया, मेरा c आ गया। अब ये c की जगह पे तो कुछ भी हो सकता था। तो बात समझ गए होगे आई थिंक मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसीलिए c का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है भाई, c को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमको c को लेके ही चलेंगे आगे से। तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को मैंने तुम्हारे सामने एक्सप्लेन किया, जो डेफिनेशन की एक तरीके से इंटीग्रेशन। चलो इसको नोट कर ली, हो गया। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के पास, उसको मैं गेस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 2 को मैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज ही कर लिया था, लेकिन मैं आपके सामने उस बात को लिख दे रहा हूं कि fx डॉट dx के, चलो यहाँ पे सर डैश लगा दीजिए कि एफ डैश एक्स डॉट dx की वैल्यू अगर हम करेंगे तो ये जो k है मेरा जो कांस्टेंट है, ये मेरा क्या है भाई, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, मतलब कि k इंटीग्रेशन एफ डॉट dx को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन करने के बाद की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो k एफ एक्स प्लस सी, ये हम कर सकते हैं।
तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको फटाक से लिख लीजिए। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर, इसको भी लिख लिया होगा। अब मैं आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 3 रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें हम अगर, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में मेरे पास अब देखो कुछ दो फंक्शन आ जाएंगे। दो फंक्शन का मतलब क्या, एक मान लो मेरा आ गया f'1x प्लस f'2x, ये प्लस माइनस दोनों आ सकता है इसलिए मैं ये दोनों ले रहा हूं, और इन दोनों का मुझे करना है इंटीग्रेशन। इन दोनों का मुझे क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन। तो इन दोनों को मैं इंडिविजुअली डील कर सकता हूँ, इन सेंस इसको मैं इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली इनके ऊपर ला सकता हूँ। ये कुछ इस तरीके का, ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर आपकी है क्या, और मैं इसको इंडिविजुअली डील किया और फिर मैं इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सिंपल सा फंडा है। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी है जो कि खास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर आपकी 3। इसको नोट कर लो आप फटाक से, ठीक है। अब भी ये प्रॉपर्टी आप सीख गए हो। एक लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कहीं ना कहीं एक ट्रिक भी आप समझ सकते हो, ट्रिक भी है वो एक तरीके से। देखो मैं ऊपर की प्रॉपर्टी नंबर 1 की रेस कर रहा हूँ, आप नीचे तक से लिख रहे होगे तो लिख कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने कर दिया इरेज, ये हो गया इरेज। प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, समझना ध्यान से। अगर मेरे पास f ax प्लस b डॉट dx कुछ इस तरीके का फंक्शन है, f ax प्लस b dx कुछ इस तरीके का फंक्शन है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई। इंटीग्रेशन में जो भी वैल्यू मेरी आएगी, मतलब जो भी मेरा फंक्शन बनेगा वो उसी के फॉर्म में बनेगा, जैसे ax प्लस b एंड अपॉन में, ध्यान देना, x का जो फंक्शन है, x के आगे जो कोफिशिएंट है a, क्योंकि वहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है कि उसका कोफिशिएंट है a, तो वो कोफिशिएंट मेरा उससे डिवाइड हो जाएगा। मैं इस पे एग्जांपल दूंगा, घबराना नहीं, इस पे मैं अभी एग्जांपल दूंगा। प्लस c, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट। मैं इसको इसलिए बताया हूँ क्योंकि कुछ फिजिक्स के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से, जो बायो वाले होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे क्लास 11 में, तो उनके लिए ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये वाली प्रॉपर्टी। तो हालांकि ये तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन के जैसे मैथड्स के बेसिस पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उस बात को थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया हुआ, तो इस चीज को रख लो। मैं इस पे एक एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज, आप इसको आई थिंक लिख लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और अब चलता हूँ मैं अपने वो चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट तो आपको पता ही है। सो बहुत मजा आया अभी तक भाई, इंटीग्रेशन की जनरल प्रॉपर्टीज हमने देखी और डेफिनेशन देखी, लेकिन अब इंटीग्रेशन के मेथड्स आपके सामने आएंगे। मतलब कि आपने इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज याद कर लिया, इंटीग्रेशन को समझ लिया, इंटीग्रेशन कैसे करोगे प्रॉपर्टीज देख लिया, लेकिन एक्चुअल में इंटीग्रेशन के करने के कुछ मेथड्स होते हैं। तो उनमें से एक मेथड्स सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, जो बहुत फेमस है और थोड़ा सा इजी भी है, उसको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और इसी मेथड से फिजिक्स के बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो चलिए देखते हैं। और भाई जाहिर सी बात है, मैं इसको आपको मैथ्स की तरह नहीं बताऊंगा, तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके मैं इस बात को समझाने वाला हूँ। ध्यान दीजिए। सपोज कर लीजिए कि मुझे अगर इंटीग्रेट करनी है कुछ इस तरीके के वैल्यूज को, x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर डॉट dx। अगर मुझे इंटीग्रेट करनी है इसको, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करनी है, अब मैं कैसे करूंगा इंटीग्रेशन के लिए इसका? तो भाई इस पे तो मैं कुछ जनरल फॉर्मूलाज लगा नहीं सकता हूं, तो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को याद कर सकते हैं। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड? देखो, हम लोग किसी एक फंक्शन को दूसरे में मानने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि उसमें से हम भाई जब उसको मानेंगे उसमें, तो x की वैल्यू वहां से निकाल के वहां पे रख देंगे। ऐसा कहां से निकालेंगे, कहां से रखेंगे, किसमें मानेंगे, सब बात रहेगा, एक्सप्लेन करना है। हम मानेंगे, देखो जैसे कि ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था भाई, इसका तो अगर ये नहीं होता तो x प्लस 2 को मैं इजिली इंटीग्रेट कर सकता था, लेकिन ये आ गया और प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। तो हम इसको ही मान लेंगे एक फंक्शन और बोलेंगे कि यार x माइनस 1 मेरा कोई एक तीसरा फंक्शन, तीसरा वेरिएबल है z।
अब तुम डिफरेंशिएट करना तो जानते हो, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट किए तो dx की वैल्यू तुम क्या पा दोगे, dz। इसी को मैं डिफरेंशिएट कर दिया बस, भाई इसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दिए तो डिफरेंशिएट करने पे ही आपको मान मिल गया। लेकिन इसी में से अगर आप x की वैल्यू निकाल लो तो वो x की वैल्यू z के फॉर्म में बन जाएगा क्या, z प्लस 1 उधर चला जाएगा, ये x की वैल्यू हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन ये करते हैं कि जब तुमने ऐसा किया तो तुमने क्या करना चाहा कि भाई इस पूरे फंक्शन को z में बदलना चाहा, z कोई एक तीसरा वेरिएबल है उसमें बदलना चाहा। जब बदलना चाहा तो x की वैल्यू जो z में आई है उस z की वैल्यू वहां पे रखोगी, तो भाई ये तो यहाँ पे मैंने मान लिया, लेकिन अब उसको रखना पड़ेगा, मतलब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन था अब क्या बन जाएगा, ध्यान देना, x के जगह पे हम क्या रखेंगे, z प्लस 1 प्लस 2, ये ऊपर पे मेरा 2 रहेगा ही, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो हमारे सामने आ गई, भाई ये हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। x माइनस 1 को हमने z माना था तो अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, z/2। और भाई dx की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी क्योंकि dx की वैल्यू हम लोगों ने dz निकाला है, इसीलिए आप समझ गए हो कि मैंने इसको डिफरेंशिएट क्यों किया था। तो इसको भी मैंने क्या बोल दिया भाई, सॉरी dx लिख दिया, dz बोल दिया। ठीक है, ये मेरा z आ गए यहाँ पे, जिसको मैंने माना था वो फंक्शन मेरा आ गया। अब देखो अगर इसको तुम थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये तुम्हारे लिए इजी हो गया। क्या बन गया भाई ये फंक्शन, अब देखो ये हो गया आपका 1/z प्लस 3/z² और ओवर ऑफ dz। क्यों है कि नहीं, ये आसान सा बन गया फॉर्मूला और सॉरी फंक्शन, और इस आसान के फंक्शंस को हम अपने फॉर्मूलास को लगा के अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इट सेंस मेरा ये इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, देखो इसको अलग अलग कर दो, प्रॉपर्टी नंबर आपकी आई थिंक थर्ड या फोर्थ रही होगी, थर्ड ही रही होगी, dz अलग अलग मैं इसको कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाने पे मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। तो ये बात मैंने कर ली। अब मैं इसको करने के बाद ये तो मेरा क्या आ गया भाई log x, ये मेरा क्या हो जाएगा log x दैट इज log z, और ये प्लस b, और इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इंटीग्रेट करूंगा तो ये z के पावर -2 हो जाएगा, वो z के पावर -2 प्लस 1, अरे सर लिख दीजिए, तो z -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, और कांस्टेंट तो दोनों का कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट यहाँ पे आया जिसको हम बोलेंगे क्या, c। एक कांस्टेंट कहोगे सर 2c हो गया, तो जो उसमें तुम 2 मिलाए हो वो भी तो एक कांस्टेंट है, पॉइंट समझते, तो इसलिए मैं उसको पूरा ओवरऑल और क्या बोल दे रहा हूँ, c बोल दे रहा हूँ। जब मैंने ऐसा किया तो मेरा देखो क्या मिल रहा है, log z माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, -3 में z प्लस c, ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन करने के बाद का आंसर। यही मेरा रहेगा क्या आंसर, यही मेरा रहेगा आंसर। क्लियर है, देखो कितना आसान है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में मैंने जो फंक्शन क्रिएट करना था मुझे प्रॉब्लम, उसी को मैंने मान लिया z के फॉर्म में, उसको ही मैंने दूसरे के फंक्शन मान लिया और उसको हल्का सा सॉल्व कर दिया। ये चीज शायद आप डिफरेंशिएशन में भी किए, सेम फंडा यहाँ पे, बस हल्का सा केयर यूज करना है इस चीज को करने में, क्योंकि z को x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक और मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल बता रहा हूँ तो उससे भी क्लियर कर ध्यान देना, 2 एग्जांपल से मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक एग्जांपल से तो आप समझ गए सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एग्जांपल भी मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, वो भी बहुत एग्जांपल छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, और यूज इसका तो फिजिक्स में बहुत होता है। चलो इसको यूज करने में नहीं लगती, ऐसा टेक्नोलॉजी हो जैसे कि मैं तुरंत बोलूँ ये इरेज हो जाए, मुझे कुछ करना न पड़े, बोल दे इरेज और इरेज हो जाए। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन से इस चीज को बता रहा हूँ, ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन मैं क्या ले रहा हूँ, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन है x और x -1 का पावर 23.3x, सर 23 को कैसे करेंगे, और यहाँ पे ये ऐसे है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका जनरल कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो जब तुम इसका सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, सब्स्टिट्यूशन को करने का सेंस समझना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मतलब x -1, इसको ही तुम सपोज करोगे दूसरे फंक्शन में, x -1 को हम लोग सपोज करेंगे z के फॉर्म में, और जब हम ऐसा करेंगे तो भाई dx की वैल्यू dz की वैल्यू के बराबर फिर से आएगी। जब ऐसा आई तो भाई x की वैल्यू क्या मिल गई, z + 1 मिल गई, और z + 1 हो गया तो हमारा जो फंक्शन था, अब ये फंक्शन हमारा बदल जाएगा और ये हो जाएगा z + 1 और z के पावर 23
dx जो है वो भी मेरा dz हो जाएगा। ये मेरा फंक्शन अब ये बन गया। सर ये क्या आसान सा बन गया क्या? हाँ देखो ये आसान सा ही बन गया, क्योंकि z को अंदर अगर इसको ओपन करोगे तो z के पावर 24 प्लस z के पावर 23 और ये ओवर और dz। ये आसान सा बन गया, क्योंकि अब इसको तुम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। z के पावर 24 डॉट dz प्लस z के पावर 23 डॉट dz, और इसको तो तुम सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा z के पावर 25 अपॉन में 25 प्लस z के पावर 24 अपॉन में 24 प्लस c। ये देखो आसान सा मेरा वैल्यू i का वैल्यू आ गया। तो भाई आसान तो नहीं किया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैंने दूसरे क्वेश्चन से भी बता दिया आपको, समझा दिया आपको। तो इसको यहीं पे रखते हैं भाई, क्वेश्चन करने हो तो बहुत से हो सकते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं। और सब्स्टिट्यूशन आपने जो समझा है उसको फिजिक्स में आप यूज करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से यूज करिएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप उससे कॉन्टेक्ट करिएगा। सब कुछ दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, सब कुछ है, आप उसमें जान सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रखने के बाद अब हम चलते हैं अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने को, थोड़ा सा ये टिपिकल है बहुत, क्योंकि फिजिक्स में इसका यूज तो आ जाता है कहीं ना कहीं, और बायो वालों के लिए थोड़ा सा टिपिकल है। मैथ्स वाले इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर जाएंगे, क्योंकि वो भविष्य में जाके क्लास 12 में जाके इस पार्ट को पढ़ते भी हैं, इसलिए इनको तो समझ में आ जाने वाली है। लेकिन बायो वाले जो मेरा वीडियो देखते होंगे वो बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और अगर नहीं समझ में आता तो फिर भी कमेंट करेंगे सर मुझे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट का अलग से वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं उसको अलग से वीडियो भी बना के आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए मैं जनरल एक फॉर्मूला रखूंगा। जैसे कि आपके पास अगर दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, और ये आपका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना चाह रहा है, तो ये जो जनरल फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये दो फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वो बाय पार्ट इसीलिए लगता है जब मेरा कोई दो फंक्शन है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सर दो ही फंक्शन तीन नहीं हो सकते, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते हैं, उनके लिए अलग अलग हम इंटीग्रेशन लगाना स्टार्ट कर देंगे। खैर ये दो फंक्शन जब इंटीग्रेट होना स्टार्ट किए तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, चलते हैं अंदर। हम अपने u वाले फंक्शन को, जो मेरा u होगा, उसको रोकने के बाद उसको रोक लेंगे और v का पहले इंटीग्रेशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट। v को हमने इंटीग्रेशन कर दिया, सर बस मेरा हो गया। जैसे कि मैं वहां पे डिफरेंशिएशन करता था, क्या हुआ वही चीज यहाँ पे भी है, नहीं वो चीज यहाँ पे नहीं है। हम फिर माइनस लगाएंगे और माइनस करने के बाद इंटीग्रेट फिर करेंगे, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू रहेगी u का डिफरेंशिएशन वाला, और साथ ही साथ जो मैं ये इंटीग्रेट करके लाया हूं वो वैल्यू ही रहेगा dx, और ओवरऑल वैल्यू का हम dx के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे। ये है टोटल पूरा का पूरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सर इस फॉर्मूला पे जल्दी से हमको कुछ न्यूमेरिकल समझाइए, क्योंकि ये फॉर्मूला मेरे ऊपर से गया है, हम इसको कैसे करेंगे। चलो, लेकिन यार इसको न्यूमेरिकल समझाने के लिए सबसे पहली बात, थोड़ा सा लाइन दे रहा हूँ, सबसे पहली बात ये कि भाई ये जो हमने u लिए हैं और ये v लिए हैं, इसका चॉइस करने का भी एक सिस्टम होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में भी आप दो फंक्शन में से कौन से पहले फंक्शन को रोक के दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, उसका भी एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम है आपका आइलेट। फिजिक्स वाले ध्यान से देखना, मैथ्स वाले भी देख सकते हैं, देखते ही होंगे, बायो वाले भी देखते होंगे, लेकिन बायो वाले तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। वो फंक्शन देखना u और v को चॉइस करने का फंक्शन क्या है। सर हम लोग इसको चॉइस क्यों करते हैं, क्योंकि चॉइस करने से हमारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। हम लोग चॉइस करते हैं इस तरीके से, आइलेट के फॉर्म में फंक्शन को। आइलेट वाला फंक्शन जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझसे बोल देगा कि सर ये आइलेट वाली बात क्या है। आइलेट में जो ये मेरा i है ये मेरा होगा इनवर्स फंक्शन, और ये जो मेरा L है ये मेरा होगा लॉगरिथमिक फंक्शन। ये मेरा A जो है ये है मेरा अलजेब्रिक फंक्शन। ये मेरा जो T है ये है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो मेरा E है ये है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, सर ये चीज किसके लिए बता रहे हैं आप, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं फॉर
टेक फॉर टेकन यू। जब आप u को लोगे तो u को कैसे आप चॉइस करोगे, वो इस तरीके से आप चॉइस कर सकते हो। जो पहले आएगा उसको ही हम u मानेंगे। अगर मेरा पहले वाले में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है तो हम इनवर्स को पहला u मान लेंगे। फिर अगर लॉगरिथमिक आया तो हम लॉगरिथमिक को मानेंगे, फिर अलजेब्रिक को मानेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। सर ये बात हमको क्लियर ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल से ही ज्यादा क्लियर होगा। हाँ सही बात है, ये चीज आपको न्यूमेरिकल से ही क्लियर हो सकती है। तो सपोज कर लो कि मैंने पहला न्यूमेरिकल ले लिया और पहला न्यूमेरिकल है आपका ex e के पावर x डॉट dx, x e के पावर x डॉट dx। इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है, तो इसमें देखो एक ये x है, एक ex है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये तुम बात देख रहे हो। अब इसमें से तुम u कौन लोगे और v कौन लोगे। तुम कहोगे सर ये दोनों मल्टीप्लाई है, आगे पीछे हो जाएगा तो हम ले सकते हैं, लेकिन u को चॉइस करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। और इसमें तुम देख रहे होगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो आपका सबसे नीचे आ रहा है, मतलब इसको सबसे लास्ट में हम लेंगे, और जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आ रहा है। तो हम पहले u को किसको लेंगे, u को लेंगे हम सबसे u को लेंगे हम x के जगह पे, मतलब हमारा जो u होगा वो हो जाएगा x और जो मेरा v होगा वो हो जाएगा v ex। तो इसी फॉर्मूला पे अब इसको रख दो भाई, इस फॉर्मूला पे हम इसको जब रखेंगे दैट इज x e की पावर x डॉट dx इज इक्वल टू x को छोड़ दो और ex का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, माइनस साइन लगाओ, dx अपॉन dx कर दो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ex डॉट dx और ओवल और इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब सॉल्व में कर रहा हूं, ध्यान रखना ये वैल्यू आपकी x ex का इंटीग्रेशन ex से आता है, फॉर्मूला से आप समझ सकते हो, और dx और dx आपकी वैल्यू 1, काट नहीं सकते इसको, लेकिन वैल्यू 1 मैंने तो आपको समझाने के लिए काटा नहीं है, ध्यान देना मैं काटा नहीं हूं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर सकता हूँ, एक बायोलॉजिकल वे में, मतलब कि बायो कोई बस। तो ये 1 हो गया। अब देखो ये ex का इंटीग्रेट किया तो ex ही आया था, तो ex डॉट dx मेरा यहाँ पे था, क्योंकि देखो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आया था, यही तो था इंटीग्रेशन ex आया ना, तो मैं ex रख दिया। अब ध्यान दो भाई, इसको जब तुम सॉल्व किया देखो इधर की तो वैल्यू सॉल्व हो गई, e के पावर x सॉल्व हो गया, इधर का वैल्यू भी माइनस ex हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, ये वैल्यू मेरा सॉल्व हो गया। और इंटीग्रेशन वैल्यू मेरा आया कितना, इंटीग्रेशन वैल्यू मेरा आया e के पावर x माइनस 1 प्लस c, ये मेरा वैल्यू आया पूरा टोटल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग इस तरीके से करते हैं, एक डेमो मैंने तुमको दिखाया, एग्जांपल मैंने तुमको दिखाया। अब हम चलते हैं अपने फाइनाइट इंटीग्रेशन की तरफ, क्योंकि फाइनाइट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको यहीं पे इतना ही करने देते हैं, इसको अगर आपको और आ सकता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं पूरा सिस्टम आपके सामने ओपन करके रख दूंगा, मतलब ये पूरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को आपके सामने एकदम ओपन करके दूसरे वीडियो में डाल दूंगा 15-20 मिनट में, ठीक है। तो इसको यहीं पे रखते हैं, आगे चलते हैं इंटीग्रेशन, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको सीखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब कि हम लोग यहाँ पे अब लिमिट फिक्स करेंगे अपने इंटीग्रेशन सिस्टम। एक्सेस यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन मिलेगा जिसमें हम a से लेके b तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, और मुझे इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी भाई, इसका इंटीग्रेशन मान लो करने पे मेरा आया fx, और fx का जो ये लोअर लिमिट है वो मेरा a और अपर लिमिट है मेरा b, c यहाँ पे नहीं आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद भाई जहां x की वैल्यू होगी वहां पहले b रखेंगे और फिर माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे भाई, उसको माइनस करेंगे जहां x के रहेगा e रखेंगे, ठीक है। ये हमारा जनरल क्राइटेरिया होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने, जनरल क्राइटेरिया। सारे फॉर्मूलाज जो है, सारे प्रॉपर्टीज जो है वो इंडेफिनिट के यहाँ पे लग सकते हैं। एग्जाम्पल मैं सबको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो भाई अगर मैं बोल दूं कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 है, इसको करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको करना है मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन इन रेंज x 2 से लेके 5, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा ध्यान देना, मतलब कि हमको इंटीग्रेट करना है 2 से लेके 5 तक और x के पावर 5 को dx,
पास मुझे हो गया, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। जब मुझे इंटीग्रेट इसको करना पड़ेगा तो क्या करेंगे भाई, जनरल पहले इसको इंटीग्रेट कर लो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो 5 + 1 अपॉन में 5 + 1 ही रहेगा और लिमिट में रखूंगा 2 से लेके 5 तक। और अब जहां जहां मैं x देखूंगा वहां वहां मैं 5 रख दूंगा। दैट इज 5 पावर 6 अपॉन में 6 माइनस 2। अब भाई 2 रखूंगा, 2 का पावर 6 अपॉन में 6। दैट इज मैं कॉमन ले सकता हूँ 1/6 और मेरा वैल्यू हो जाएगा 5 पावर 6 माइनस 2 पावर 6 सॉल्व करने पे जो आपका टर्म है। तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस है। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के प्रोसेस में ध्यान देना, मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि ये जो तुम वैल्यू पाओगे यहाँ पे ना, वो एक्चुअल में है क्या, वो है आपका एक्चुअल में एरिया। किसके रीजन में, किसके बाउंड्री रीजन में, x की पावर 5 में। सपोज कर लो जस्ट केस, ठीक है, जस्ट केस की ये कोई ग्राफ है, किसका, ये ग्राफ किसका है, y के पावर x के पावर 5 का वो ग्राफ है। और मैंने लिमिट यहाँ से देखो कहां से कहां तक ली है, x के पावर 2 से लेके x के पावर 5 तक ली है, सॉरी x इज इक्वल टू 2 से लेके x पावर 5 तक ली है। तो ये जो रीजन आएगा, ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया होगा वो ऑलवेज बराबर होगा 1/6 5 के पावर 6 माइनस 2 के पावर 6, ऑलवेज बराबर होगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन के जरिए हम इसको निकालेंगे। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक मैं यहाँ पे डेमो हल्का सा आपको दिखाया हूँ और समझाने की कोशिश किया हूँ। इसको फिजिक्स में हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करते हैं। तो फिजिक्स में कहाँ यूज करते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज कहाँ कहाँ आता है ये अब हमको देखना बाकी रह गया। तो लास्ट पॉइंट आज का, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन आवर फिजिक्स। यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन आवर फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स में अपने इंटीग्रेशन की बात करें तो बहुत जगह पे और बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, पहले टाइप वाले क्वेश्चन को मैं बोलूं तो वो आपको वो आपके मोशन में ही मिल जाएगा, मतलब मैकेनिक्स में ही मिल जाएगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक की रास्ता चॉइस करते हैं और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक का रास्ता चॉइस करते हैं, तो वहां पे हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। लेकिन हम अगर इससे उल्टा आते हैं, मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, देन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन। एक डेमो में दे रहा हूँ इसमें, जैसे कि मुझे अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है जस्ट केस की 4t² + 5, ये मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू है और मैं निकालना चाहूँ वेलोसिटी का वैल्यू एट ए पर्टिकुलर टाइम। ध्यान दीजिएगा, मैं टाइम भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले सीधे चलते हैं कि वेलोसिटी भी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए भी एक्सेलरेशन को हम जानते हैं क्या है, dv/dt। देन भाई dv की वैल्यू क्या होगी, 4t² + 5 अब हम कर देंगे इसमें फाइनाइट इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने कोई इनिशियल वैल्यू नहीं बताई है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे नहीं रखूंगा। तो यहाँ पे इंडेफिनिट जो होगा और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज होगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए देखो यहाँ पे तो ये v मिल जाएगा, जस्ट इक्वल टू ये 4t² है तो ये 4 हो जाएगा अपॉन में 3 हो जाएगा, प्लस 5 है और 5 का कुछ नहीं है तो ये 5t हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं वहां 1 है और 1t⁻0, t⁻0 मतलब कि t⁻0 + 1 अपॉन में 0 + 1 दैट इज t। ये बात आप समझते हैं। देन 5t + c, ये मेरा वेलोसिटी होता है, ये मेरा क्या हो जाएगा वेलोसिटी। हम इस c की वैल्यू निकालेंगे बाद में। क्या निकालेंगे, इनिशियल कंडीशन रखेंगे। अगर मुझे क्वेश्चन में ये बोला होता, जस्ट केस के क्वेश्चन में बोला होता कि इनिशियली व्हेन t is equal to 0, when t is equal to 0, then v is also 0, that is initial velocity अगर उसकी 0 है, then हम इस फंक्शन में 0 is equal to 0 plus c रख देंगे, that is c की वैल्यू भी 0 पा जाएंगे और c को फिर हम एलिमिनेट करने पे वेलोसिटी की जो मैं जनरल एक्सप्रेशन पाऊंगा वो 4t⁻3 + 5t पाऊंगा। तो ये मेरा आंसर c का एलिमिनेट करने के बाद आएगा, लेकिन कब आएगा, जब मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, अप्लाई नहीं करूंगा तो नहीं आएगा। ठीक, वैसे मैं सी के फॉर्म में अपने फॉर्मूला को क्वेश्चन करूंगा। देन ये बात की आपकी, ये आपका एक एप्लीकेशन है फिजिक्स पे, और फिजिक्स में ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है। बाउंड्री रीजन का निकालने के लिए भी एप्लीकेशन है। जैसे कि क्या है एप्लीकेशन, मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे कि मुझे कोई कर्व दिया हुआ है, ये वेलोसिटी और कोई टाइम का कर्व है, और वो कर्व मेरा कुछ इस तरीके का बना हुआ है, और मैं बोल दूं आपसे, मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बना हुआ है उसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालो, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा।
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे इसका लिमिट के बेसिस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा? क्योंकि v इज इक्वल टू dx अपॉन में dt होता है और dx इज इक्वल टू v डॉट dt होगा और इसका इंटीग्रेशन ही देगा ना, इंटीग्रेशन करोगे तभी मिलेगा। मतलब जब तुम इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो ये क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ BT कर्व अंडर बाउंडेड रीजन, अंडर बाउंडेड रीजन। तो समझ गए होंगे ये डिस्प्लेसमेंट ही मिला। और तो ये एक इसका यूज है इंटीग्रेशन का, इसमें हमारे फिजिक्स में। तो ये इंटीग्रेशन के मैंने तुम्हारे सामने दो यूजेस दिखाए, दो फंडामेंटल बेसिस इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में बताया है। इसके बहुत से यूजेस हैं, लेकिन सारों को सबको मैं तो मैं ऐसे आपको करके इंटीग्रेशन के यूज, जनरल यूजेस मैंने तुमको बताया है कि भाई जनरल यूज मेरा फिजिक्स में क्या है। ऐसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, उन सभी को मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आप लोग बोर होते हो। तो इसको देखते हुए आज का ये वीडियो केवल यहीं तक। फिर मिलेंगे अगले पोर्शन में। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट करिए और मुझसे बोलिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है, आप इस पे भी वीडियो बनाइए। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।